हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हमने कवर कर रखा है। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उसका भी प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके पढ़ सकते हो। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे देखने के बाद, इस जो चैप्टर है हमारा, उसको देखने के बाद ही लग रहा है कि हम इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा इंडिविजुअल कंज्यूमर, और मान लो कि ये आप हो, और ये रहा कमोडिटी। कमोडिटी इट मीन्स हम कमोडिटी में क्या ले लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा मैंगो है। तो अगर मैंगो के लिए हमारा डिमांड होगा, अगर हम मैंगो के लिए डिमांड करते हैं, इसका डिमांड करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम मैंगो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तब तो हमें खाने का मन कर रहा है। वरना अगर जिसको मैंगो पसंद नहीं, उसको मैंगो ले जा करके देंगे तो वो खाएगा नहीं, या फिर जिसको खाने का मैंगो मन नहीं है उसको हम बोलेंगे तो मार्केट से मैंगो खरीद लो, तो वो नहीं खरीदेगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज़ होनी चाहिए इनकम। ये होना चाहिए, बिकॉज हम मैंगो किसी के बागीचे से या फिर अपने बागीचे से तोड़ कर नहीं खाने वाले हैं। मैंगो हम कहाँ से लेने वाले हैं? मार्केट से लेने वाले हैं। तो उसके लिए इनकम भी होना काफ़ी ज़रूरी है। आगे जो है हमारा वो है द लाइक्स ऑफ कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेफरेंसेस। जो लाइक्स है कंज्यूमर का, उसे हम प्रेफरेंसेस भी कहते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम लाइक्स की जगह पे प्रेफरेंसेस यूज़ करेंगे। सो अपने दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लीजिएगा कि जो जहाँ कहीं भी अगर प्रेफरेंसेस यूज़ होगा तो वहाँ पे क्या है? लाइक्स है इसका मतलब। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। यूटिलिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी का कैपेसिटी है जिसके थ्रू जो ह्यूमन का वांट्स है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। यूटिल्स क्या होता है? मेजरेबल यूनिट ऑफ यूटिलिटी। जिस तरह से किलोग्राम होता है, किलोमीटर वगैरह होता है, वही बिल्कुल उसी तरह से क्या है, ये मेजरेबल यूनिट है यूटिलिटी का। डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। अब यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, जिसमें मैं भी आ सकती हूँ, आप भी आ सकते हो, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और इनका क्या है? ये गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी ये नहीं ले रहे हैं सेम कमोडिटी से। लाइक हम सेम कमोडिटी में एग्जाम्पल लेते हैं चॉकलेट का। ये है चॉकलेट, और ये हमारे एग्जाम्पल में बुक में यही दिया हुआ था चॉकलेट, तो मैंने भी चॉकलेट ही ले लिया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो क्या है? आपको डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी, मतलब आपको थोड़ा लो लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको मिलेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मुझे क्या होगा? हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है? सेम कमोडिटी से हमें डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है, ठीक है। ऑल्सो यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कमोडिटी कैन चेंज विथ चेंज इन प्लेस एंड टाइम। और क्या होता है कि जो इंडिविजुअल कमोडिटी से यूटिलिटी गेट करता है वो प्लेस एंड टाइम के साथ चेंज होता है। प्लेस एंड टाइम के साथ चेंज कैसे होगा? तो एग्जांपल में हम कौन से कमोडिटी को लेंगे? फ़ैन को ले लेते हैं। ओके, ये हमारा फ़ैन, और इसको हम ले जा करके कहाँ लगा देते हैं? उस रूम में ले जा करके लगा देते हैं, उस जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे पहले से ही ठंडा हो, विंटर का सीज़न हो। तो क्या होगा? वहाँ के जो लोग होंगे वहाँ उनको क्या होगा? मतलब उनको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, या फिर यूटिलिटी उन्हें मिलेगी, सेटिस्फैक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि फ़ैन कहाँ पर यूज़ होता है? फ़ैन यूज़ होता है समर सीज़न में, और जहाँ पे हॉट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। तो इसको अगर हम समर सीज़न में लगाएंगे या फिर जो हॉट प्लेसेस होंगे वहाँ पे लगाएंगे, तो वहाँ के पीपल्स को क्या होगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी वो गेट करेंगे इससे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? कमोडिटी का जो यूटिलिटी है वो चेंज हो जाता है। आगे हमारे यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी के दो टाइप्स हैं यहाँ पे, एक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये बिल्कुल नोट्स की तरह है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं नोट्स प्रोवाइड करा सकती हूँ इंस्टाग्राम पे। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी को और ऑर्डिनल यूटिलिटी को। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? क्वान्टिटिव नंबर्स में होता है, इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्या होता है? कैन बी मेजर इन यूटिल्स, इसको हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है वो क्या होता है? वो क्वालिटेटिव होता है, इसकी क्वालिटी देखी जाती है, नंबर में इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसे मेजर नहीं किया जाता, इसको रैंक के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। और क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये था हमारा। अब हम आगे देखेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर आपको आगे की आने वाली वीडियोस नहीं मिलेंगी।
सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, टोटल यूटिलिटी और इसका मार्जिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि क्या था, वो क्वांटिटेटिव था, नंबर में रिप्रेजेंट किया जा रहा था और उसको हम किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। तो इसके दो टाइप्स है, पहला है टोटल यूटिलिटी और दूसरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। Total utility of a fixed quantity of commodity is the total satisfaction derived from consuming the given amount of same commodity. Total utility क्या है किसी भी फिक्स कमोडिटी का, तो ये टोटल सेटिस्फैक्शन है जो हम कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी को, उससे जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये हम किसी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को जब ऐड करते हैं उससे हमें मिलता है। तो हम इसको समझते हैं टोटल यूटिलिटी, जैसे कि हम 5 मैंगोज, हम एग्जांपल मैंगोज का ले रहे हैं तो मैंगो ही ले लेते हैं। 5 मैंगो अगर हम कंज्यूम करते हैं और हमें मिलता कितना है, 20 यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिलता है। तो अगर इसमें हम एक एडिशनल यूनिट ऐड करें, इट मीन्स हम मैंगो को 6 कर दें, एक और बढ़ा दें और बोले कि हमें कितना मिल रहा है, 22 यूटिलिटी यूनिट मिल रहा है, तो क्या होगा, कैसे पता करेंगे कि इसका मार्जिनल यूनिट कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितना मिला। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट था 6 का जो यूटिलिटी था 22, उसमें से क्या करेंगे, जो 5 का यूटिलिटी है 20 उसको माइनस करेंगे। तो 22 माइनस 20 कितना आ जाएगा हमारा, 2। तो यहाँ पे है 2 मार्जिनल यूनिट, 2 हमारा जो है एडिशनल मार्जिनल यूनिट बढ़ा। ओके, ये 2 मार्जिनल यूटिलिटी हमारा हो गया। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, नहीं भी आया तो आगे भी हम देखते हैं। तो ये हमारा यूनिट 6 तक यूनिट है, टोटल यूटिलिटी हमारा दिया हुआ है और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा और जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लो। तो जब टोटल यूटिलिटी 12 होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 12 होगा। अब जब हम इसमें एडिशनल ऐड करेंगे, ओके, जब 12 से हम इसको 18 करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे। तो 18 जब हमारा लास्ट में आया तो ये सबसे बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 मार्जिनल यूटिलिटी। देन हम इसको 22 करेंगे तो फिर 22 में से हमें 18 माइनस करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 24 में से 22 को हम माइनस करेंगे 2 आएगा। देन हमारा 24 में से 24 करेंगे 0 आएगा। एंड देन 22 माइनस 24 माइनस 2। तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, इसमें अच्छी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, तो आप नोट कर लो। AMU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी becomes 0 at a level when TU remains constant and becomes negative when TU starts falling। तो देखो AMU 0 हो जाता है कहाँ पे, जब TU रिमेन कांस्टेंट। जब TU कांस्टेंट हो जाता है तो ये कितना कांस्टेंट ही हो गया, तो 24 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो वही का वही रहेगा, तो कांस्टेंट हो गया। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी फॉल होने लगता है, गिरने लगता है, तो यहाँ क्या हो गया, 24 से माइनस में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, ये अब फॉल कर रहा है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना होगा, वो माइनस में चला जाएगा, निगेटिव हो जाता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लो और याद रखना हमेशा। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ दिया हुआ है हमारा, ये हमारा टोटल यूटिलिटी बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा डब्बे में था शेड्यूल में, और ये है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो देखो ये हमारा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ यहाँ पे, और ये क्या है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का। अब हमारे ये ऊपर वाला ही टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी क्यों है, इधर भी हम टोटल यूटिलिटी रख सकते थे और इधर मार्जिनल कर सकते थे। तो देखो सबसे पहले हमने बहुत पहले भी पढ़े रखा है ये चीज़ कि जो ये वाला माइनस, ये जो जाता है नीचे, वो किस चीज़ में हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी किधर जा रहा था, निगेटिव जा रहा था। यहाँ पे देख लो -2 में पहुँच चुका है, तो इसका मतलब ये किधर जाना चाहिए, निगेटिव की तरफ जाना चाहिए। तो ये है 12, 6, 4, 2, 0 एंड देन 2। और फिर ये क्या था हमारा, ये टोटल यूटिलिटी किधर जा रहा था, पॉजिटिव में जा रहा था, तो इसलिए है ये पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो यही हमारा TU और MU का ग्राफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस एज इट्स कंजप्शन इंक्रीजेज। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने पहले भी देखा कि जैसे जैसे जो हमारा कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ करता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, घटते जाता है। और जब ये हमारा टोटल यूटिलिटी एक जगह पे कांस्टेंट हो जाता है तब क्या होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी MU हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जैसे ही ये फ्लो मतलब ये डाउन होने लगता है, थोड़ा कम होता है ये, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है हमारा, निगेटिव में चला जाता है। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे हमारा लॉ ऑफ डिमांड।
The law of demand is a fundamental principle which states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Law of demand क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी और प्राइस का, जो क्वांटिटी डिमांड करता है कोई भी कंज्यूमर, उसका और प्राइस के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इन्वर्स, एकदम अपोजिट है। अपोजिट कैसे है वो हम ग्राफ में देखेंगे। तो यहाँ है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स इज इक्वल टू एफ, मतलब डिमांड फंक्शन, इंटू पी एक्स, प्राइस ऑफ गुड। तो ये फॉर्मूला है और आगे हम देख लेते हैं इसके ग्राफ को। तो क्या था हमारा? इन्वर्स रिलेशनशिप था। तो हम इसको समझ लेते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे है। तो जब ये प्राइस इंक्रीज करेगा तो ये जो इसका है वो क्या होगा? घटेगा, ठीक है। ये प्राइस जैसे ही इंक्रीज करेगा, मतलब प्राइस यहाँ पे था, ठीक है, प्राइस यहाँ पे था, तो ये जो इसका क्वांटिटी था वो इतना ज़्यादा था, और जैसे ही ये प्राइस बढ़ा तो ये यहाँ से घट करके यहाँ आ जाएगा, ओके। तो जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। तो क्या हुआ? ये इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। और जैसे ही इसको अगर हम घटा दें, मतलब इसको यहाँ ला दें, तो ये क्या होगा? ये बढ़ करके यहाँ चला जाएगा। मतलब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, और क्वांटिटी घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। ये चीज़ें कम्प्लीटली इसमें आगे देखेंगे हम। आगे बात करने वाले ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। एनालिसिस के बारे में तो आपको याद होगा कि इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये क्वालिटेटिव था और इसको हमने रिप्रेजेंट नहीं करा था। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। ये दो चीज़ तो आपको अच्छे से याद ही होगा। तो एक चीज़ हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी में ये लिखा हुआ है बुक में कि जो यूटिलिटी होता है उसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ऐसे, जिस तरह से बुक में जब पहले बताया गया हमें कि कार्डिनल यूटिलिटी को हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, पर बेसिकली हम क्या करते हैं अपने रियल लाइफ में नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग बताते हैं। जो शर्ट है हमारी वो कितनी अच्छी है, ये चीज़ हम बता सकते हैं। मतलब इसकी जो यूटिलिटी है वो इस तरह से नहीं बता सकते, जो शर्ट है उसकी यूटिलिटी 50 है या फिर 60 है, इस तरह से नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। An indifference curve is a graph showing combination of two goods that give the consumer equal satisfaction in utility. Indifference curve एक ऐसा ग्राफ है जो क्या करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को या फिर टू से ज़्यादा गुड्स को शो करता है, जिसमें कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है और यूटिलिटी भी इक्वल मिलता है। आगे हमारा each point on an indifference curve indicates that a consumer is indifferent between the two and all points give him the same commodity, same utility. तो जो each पॉइंट होता है इंडिफरेंस कर्व का वो क्या करता है? वो इंडिविजुअल कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ शेड्यूल, इसका इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ। तो शेड्यूल में हमारा कॉम्बिनेशन क्वांटिटी ऑफ बनानास, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज एंड एमआरएस। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। कॉम्बिनेशन ABCD एंड क्वांटिटी ऑफ बनानास 1 2 3 4, मतलब 1 सब में क्या हो रहा है? एकक इंक्रीज कर रहा है, और ये क्वांटिटी ऑफ मैंगोज जो कि डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा MRS, मार्जिनल सब्सटीट्यूशन। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो कि ये रेशियो कैसे लिखा हुआ है, तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 कैसे आया? तो 15 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 3 आएगा, और हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो सिंपल है, 3:1 है कि 3 अगर हम मैंगो को घटाते हैं तब जा करके हमारा 1 मैंगो इंक्रीज करेगा। अगर हम, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें 3 मैंगोज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1 बनानास के लिए, 1 एडिशनल बनाने के लिए, फिर 2 मैंगो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1 एडिशनल बनाना के लिए, और फिर लास्ट में जो 1 बचा हुआ रहेगा मैंगो, हमें वो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1 एडिशनल बनाना के लिए। ओके, thus it is clear that the consumer sacrifices smaller and smaller quantities of mango for each additional bananas। तो ये लिखा हुआ है, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली में हम ये कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मैंगोज है उसका स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक और बनाना के लिए। तो ये रहा हमारा एकदम बहुत ही अच्छा सा ग्राफ, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था? हमारा क्वांटिटी ऑफ मैंगो है, ये इतना ज़्यादा मैंगो है, तो बनाना क्या हमारा बहुत ही कम है। इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। जब क्वांटिटी ऑफ मैंगो 15 थी तो बनाना कितना था? ओनली 1 था हमारे पास। जब 12 हुआ मैंगो तो कितना बचा हमारे पास? हो गया बनाना कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। जब हमने इसको 10 किया घटा करके मैंगो को, तो बनाना कितना हो गया? 3 होगा। फिर हमने इसको 9 किया तो बनाना हमारे पास कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है।
तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ। लेकिन ये जो है, ये जो हमारा कर्व है, ये इसी पे सारा का सारा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन एकदम इक्वल मिल रहा है दोनों से। आगे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? The marginal rate of substitution is the rate at which a consumer can give up of some amount of one good in exchange for another good while maintaining the same level of utility। तो ये भी सेम वही चीज़ कह रहा है कि हम या फिर कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, वो सम अमाउंट ऑफ वन गुड को एक्सचेंज करता है, इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड। इसको क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, वन गुड के अमाउंट को सेक्रीफाइस करता है किसी दूसरे गुड के लिए, जबकि उसका जो यूटिलिटी होता है उसको सेम लेवल में मेंटेन करके रखता है, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो कम या फिर ज़्यादा उसका यूटिलिटी नहीं होता है। आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा द टेंडेंसी ऑफ एमआरएस टू फॉल विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड बनाना इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये भी हमने देखा था कि जो टेंडेंसी ऑफ एमआरएस है फॉल होने का विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड, किसी और गुड को इंक्रीज करने के लिए जो हमारा पहला गुड डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, कौन सा गुड बढ़ रहा था, इंक्रीज कौन कर रहा था, तो इंक्रीज कर रहा था हमारा बनाना, और कौन सा घट रहा था, तो घट रहा था हमारा मैंगो। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो आगे हमारा वो है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन काउजेज एन इंडिफरेंस कर्व टू बी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ये क्या होता है, ऑरिजिन के पास कॉन्वेक्स होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। इसके शेप की बात हम कर लेते हैं। इन द केस ऑफ गुड्स बीइंग परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैन नॉट डिमिनिश, इट रिमेन्स द सेम। तो अगर हम बात करेंगे परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स की, तो वहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश नहीं होता है, कम बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एकदम सेम होता है। तो अब परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स कैसे समझेंगे हम, तो वो समझते हैं इस शेड्यूल के थ्रू। कॉम्बिनेशन है हमारा वो A to D एंड क्वांटिटी ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है 5 रुपीज़ नोट्स और ये क्या है, 5 रुपीज़ कॉइन्स है हमारे पास। फिर MRS है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे देखिए कि जो नोट है और कॉइन है, तो ये चीज़ तो सबको पता होगा कि जो वैल्यू है कॉइन और नोट का वो दोनों का क्या है, सेम है, वैल्यू सेम है। अगर हम 5 रुपये का नोट लेकर के जाते हैं दुकान में तो भी हमको 5 रुपये का ही सामान मिलेगा, और 5 का कॉइन भी लेकर के जाते हैं तो हमें 5 का ही सामान मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एडिशनल कॉइन के लिए या फिर एक एडिशनल नोट के लिए हमें एक कॉइन को घटाना पड़ेगा, तब हमारे पास एक नोट ज़्यादा होगा, फिर एक और घटाएंगे, फिर एक और नोट ज़्यादा होगा, फिर एक और घटाएंगे। मतलब इसको समझते हैं, अगर हमने किसी को 5 रुपये का नोट दिया और वापस में हमको कॉइन चाहिए उससे, तो वो क्या करेगा, हमें ओनली 5 रुपीज़ का ही कॉइन देगा, वो हमें 10 का कॉइन नहीं देगा, या फिर 5 वाला 2 कॉइन नहीं दे देगा, सिर्फ एक ही देगा। ठीक है, तो ये है हमारा परफेक्ट सब्सटीट्यूट, एकदम इक्वल। तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है ग्राफ कि किस तरह से ये है। तो यहाँ पे 8 है, 1 बढ़ाने के लिए, एडिशनल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एकक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो एकक क्या है, बढ़ेगा, और एकक बढ़ेगा। इसका मतलब ये हमारा कर्व नहीं बना रहा है, इस तरह से नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो इसका जो क्या बोल सकते हैं हम, इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या है, एकदम सेम है, वो डिमिनिश नहीं कर रहा है। तो ये रहा हमारा परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये रहा हमारा फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो पहला क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या करता है, ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखिए वो हम देखते हैं कि कैसे नहीं करते हैं, इन सबको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो पहला क्या था हमारा, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इस तरह से ऐसे स्लोप करता है। तो ये आपको पता हो किस तरह से ये स्लोप करता है। एक और जब हम इंक्रीज़ करते हैं किसी चीज़ को, जब प्राइस डाउन होता है और क्वांटिटी हमारा इंक्रीज़ करता है, या फिर एक मैंगो को हम सेक्रीफाइस करते हैं एक और एडिशनल बनाने के लिए, तब क्या होता है, ये कर्व बनाता है, जो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है। ओके, तो यही हमारा कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा ऐसे डाउनवर्ड की तरफ जाता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कि जितना हायर हमारा रहेगा इंडिफरेंस कर्व, उतना ही ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। तो लाइक हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे हमारा 1 था, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यही है सिर्फ,
प्राइस हमारा सेम है, या फिर मैंगो हमारा सेम है, मैंगो में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा सिर्फ 1 है, तो ये हमारा कर्व कहाँ है, एकदम नीचे है। और जब हमने इसको और एडिशनल किया, इसमें एक और ऐड किया बनाना को, तो हमारा कर्व क्या हो गया, इतना ऊपर चला गया। मतलब जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन और बढ़ गया यहाँ पे जाकर के। यहाँ पे थोड़ा कम हुआ उसका सेटिस्फैक्शन, लेकिन यहाँ पे गया होगा तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा, बिकॉज उसके पास क्वांटिटी ऑफ बनाना ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये हमारा IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 एंड ये IC2। तो ये था हमारा दूसरा कि जितना हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होते जाएगा। आगे हमारा कि 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बट यहाँ पे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर चुके हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये भी बुक से ही लिया हुआ है। तो ये हमारा 7 और 10। ओके, तो 7 और 10 है, तो बेसिकली क्या करेंगे सब लोग कि 7 को इधर रख लेंगे और 10 को इधर रख लेंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये किया हुआ है। तो ये है हमारा x, ये तो सबको पता होगा कि एक्सिस पे x इधर होता है और y इधर होगा। तो x y हम करते भी हैं, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और y क्या होगा, 10 होगा। तो पहला जो 7 है उसको हमने यहाँ रख लिया है, और जो 10 है उसको हमने यहाँ रख लिया है। ओके, अब दूसरा जो है b, वो कितना है, 9 और 7 है। तो 9 क्या हमारा x हुआ, तो x को हमने यहाँ रख लिया, और जो 7 है उसको y, तो y को हमने यहाँ रख लिया। और जो थर्ड है c है, वो कितना है, x हमारा 9 है तो 9 सेम, एंड जो 5 है y, उसको हमने यहाँ रख लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 10 को हमें कहाँ लेके जाना है, 10 को लेके जाना है 7 के पास। ओके, x हमारा, तो हाँ एक 7 है हमारा, तो इसको यहाँ ऐड कर देंगे, ये बन गया एक और ग्राफ। दूसरा क्या था, 7 और 9 था, तो 7 को ऐसे ले जाएंगे और 9 से कट देंगे। दूसरा क्या था, तीसरा हमारा 5 था, ये हो गया। तो ये सारे कहाँ हैं, इस पे हैं। तो इसका जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो सेम है। मतलब हम बोल सकते हैं कि A = B है। ओके, आगे हम क्या करेंगे, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है तो ऐसा हम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा में A है और C है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पे है तो A = C है। मतलब कि जो क्या बोले, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा इसका जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, वो सेम है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, A = A तो है, बट B = C नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो हम देखते हैं। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा कर्व है उसका सेटिस्फैक्शन हायर लेवल ऑफ है, B पे आकर के हायर लेवल हो जा रहा है, और जो AC है उसका क्या है, लोअर लेवल का है ना, लोअर लेवल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था हायर लेवल और लोअर लेवल। तो इसका जो सेटिस्फैक्शन किसी भी इंसान को यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा, तो ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, आगे हम देखेंगे द कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर्स बजट में हमारा सबसे पहले है बजट सेट एंड बजट लाइन। द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड बजट सेट। जितने भी अवेलेबल्स बंडल होते हैं कंज्यूमर के लिए, अवेलेबल गुड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम बजट सेट कहते हैं। आगे हमारा चेंजेस इन बजट सेट। चेंजेस इन बजट सेट क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ आइदर ऑफ गुड्स और कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स इज ऑल्सो लाइकली टू चेंज। तो प्राइस चेंज होगा या फिर कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा, दोनों में से कुछ भी चेंज होगा, तो जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड है या फिर क्वांटिटी ऑफ बंडल्स है, वो दोनों क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसको ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू कि कैसे ये चेंज होता है। तो चेंज इन इनकम, जब इनकम चेंज होता है तब क्वांटिटी कैसे चेंज होगा। तो मान लीजिए ये हमारा इनकम है, इसको हम सपोज इनकम मान चुके हैं, और ये हमारा क्वांटिटी। तो इनकम यहाँ पे था, यहाँ पे है पहले इनकम, तो यहाँ से जब इनकम इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, जो क्वांटिटी ऑफ गुड है वो बढ़ा, और यहाँ पे हमारा ज़्यादा इनकम है, क्वांटिटी भी ज़्यादा हमारे पास। जैसे ये इनकम जो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी ऑफ गुड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा हमारा। तो क्या हो रहा है, चेंज इन इनकम के अकॉर्डिंग भी हमारा जो क्वांटिटी ऑफ गुड है, अवेलेबल बंडल से, वो चेंज हो रहा है। दूसरा है चेंज ऑफ प्राइस। प्राइस में जब चेंजेस होता है तो क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं अवेलेबल ऑफ बंडल्स, तो बिल्कुल होंगे। तो ये है हमारा प्राइस, ठीक है, ये हमारा क्या है, अवेलेबल बंडल्स है, ये अवेलेबल बंडल्स है। तो प्राइस हमारा चेंज हुआ, जैसे कि ये कितना 10 रुपीज़ का था, ठीक है, हमारे पास प्राइस एकदम बहुत मस्त अच्छा है, प्राइस इसका जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। हमारे पास इनकम एकदम सेम है, इनकम में कोई चेंजिंग नहीं है, इनकम सेम है। अब कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो हम उसको कम कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ 5 रुपये की होगी
हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। मतलब कि क्वांटिटी का जैसे ही प्राइस चेंज होगा वैसे ही हमारा जो कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाएगा, या फिर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। आगे हम देख लेते हैं कि पहले हमारे पास कितना था। हाँ, 10 रुपीज़ का हमारे पास खरीदने के लिए था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा, प्राइस इसका इंक्रीज़ हो गया, इसका प्राइस कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 20 खरीदने के लिए इनकम उतना है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका कंज्यूमिंग कम कर देंगे, तो हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया। आगे हम देखते हैं ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस इज ऑन द बजट लाइन इटसेल्फ, नॉट इनसाइड द बजट कॉन्स्टेंट। जो बजट लाइन, जो ऑप्टिमल चॉइस होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है इस बजट लाइन पे, ठीक है। ये हमारा बजट लाइन, इस पे होता है ऑप्टिमल बंडल, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। एट द ऑप्टिमल चॉइस द इंडिफरेंस कर्व जस्ट टचेस द बजट लाइन। ऑप्टिमल जो चॉइस होता है वहाँ पे क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एकदम जस्ट इसको टच करता है, देखिए टच कर रहा है ये बिल्कुल। अब ऑप्टिमल चॉइस यहीं क्यों होगा, इसके नीचे क्यों नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होगा, बिकॉज कंज्यूमर के पास मतलब उसका इनकम उतना ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये हमारा एक और कर्व है, ये हम एक और कर्व ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इनकम इसका ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी कंज्यूमर है उसका इनकम ज़्यादा है तो क्या चाहेगा, मुझे और चाहिए, और यहाँ पे जाएगा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे वो रहेगा उसका ऑप्टिमल चॉइस। बट जैसे ही वो चाहेगा कि मुझे और चाहिए और उसके पास उतना इनकम नहीं है, तो ये उसका क्या हो गया, हायर लेवल का हो गया, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्टिमल चॉइस यहाँ पे है। आगे है हमारा डिमांड। डिमांड क्या है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर्स टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस इज कॉल्ड डिमांड फॉर कमोडिटी। तो जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जिसको कंज्यूमर खरीदना चाहता है, विलिंग टू बाई एंड एबल टू अफोर्ड, खरीदना भी चाहता है और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उसको अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। गिवन प्राइस, जो भी उसको गिवन प्राइस दिया हुआ है गुड्स का, और उसका जो टेस्टेस है उसके अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो उसको खरीदना चाहता है, एबल टू अफोर्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिमांड फॉर कमोडिटी कहेंगे। आगे हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व इज द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गुड चूजन बाय अ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ गुड। तो ये दोनों का रिलेशन है, प्राइस का और क्वांटिटी का, जो भी कंज्यूमर चूज करता है अपने लिए। आगे हमारा नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स क्या है हमारा, नॉर्मल गुड्स है हमारा, देयर आर सम गुड्स डिमांडेड फॉर विच मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इनकम कंज्यूमर, सच गुड्स आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, वो जिस तरफ इनकम, कंज्यूमर का इनकम जाता है उसी तरफ वो भी जाता है। मतलब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज किया तो इसका डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया। कंज्यूमर का इनकम घटा तो जो डिमांड है गुड के लिए वो भी घट गया। नॉर्मल गुड्स वही होते हैं। इन्फीरियर गुड्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। देयर आर सम गुड्स द डिमांड फॉर विच मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर, सच गुड्स आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। इसका क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। मतलब डिमांड बढ़ा, सॉरी इसका कंज्यूमर का जो इनकम है वो बढ़ा तो डिमांड घट गया, और डिमांड जो है बढ़ा तो कंज्यूमर का इंक्रीज जो हो गया घट गया। कंज्यूमर का इनकम घटा तो जो डिमांड है वो बढ़ गया। इस तरह से कुछ होता है इन्फीरियर गुड्स। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो नॉर्मल गुड्स का अपोजिट क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स। इसका अपोजिट का हम लिख सकते हैं। गिवन गुड्स क्या है, डिमांड फॉर गिवन गुड्स राइजेज व्हेन प्राइस राइजेज एंड फॉल्स व्हेन द प्राइस फॉल्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये जैसे ही प्राइस राइज करता है इनका डिमांड बढ़ जाता है, और जैसे ही प्राइस फॉल होता है गुड्स का वैसे ही क्या होता है, इसका डिमांड भी घट जाता है। आगे हमारा कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं, गुड्स दैट आर कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स, जिसको हम साथ में कंज्यूम करते हैं, लाइक टी एंड शुगर, शू एंड सॉक्स एंड पेन एंड इंक। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं। और जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड्स विच आर नॉट कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड सब्सटीट्यूट गुड्स, जिसको हम साथ में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ओके, आगे क्या है हमारा, तो आगे है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन सम फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये क्या होता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता है, जो प्राइस के अलावा जो कमोडिटीज़ है, अदर कमोडिटीज़ या फिर अदर फैक्टर, कमोडिटी नहीं हम अदर फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं कमोडिटी के उनमें कोई चेंजेस होता है तब ये शिफ्ट इन डिमांड होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो लाइक हमारा जो टेस्ट है वो चेंज हो गया, ठीक है, टेस्ट किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग बढ़ गया, प्राइस सेम है, तो क्या होगा, उस क्वांटिटी का हम, वो कमोडिटी है उसका हम क्वांटिटी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और जैसे ही लगा कि बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है,
प्राइस सेम है, बनाना का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जैसे लगा नहीं बनाना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, बनाना की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे, बनाना खरीदना थोड़ा कम कर देंगे। तो ऐसे होता है शिफ्ट इन डिमांड। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें प्राइस का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। प्राइस अदर देन प्राइस कमोडिटी अदर फैक्टर में इसके चेंजेस होते हैं। अब है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में क्या होता है, अ चेंज इन प्राइस काउजेज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इट कैन आइदर बी कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन। इसमें सिंपल होता है कि जो चेंजेस होता है वो प्राइस में होता है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में, उसमें प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, और इसमें क्या है, प्राइस में ही चेंजेस होता है, जिसकी वजह से या तो एक्सटेंशन होता है या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जो इंक्रीजिंग मूवमेंट है जो प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन अलोंग डिमांड कर्व होगा, और जो प्राइस है वो घटेगा, जब देखिए घट रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सटेंशन अलोंग डिमांड कर्व। तो ये है इसका ग्राफ। आगे हमारा जो है वो है इलास्टिक डिमांड, और हम अब लास्ट टॉपिक ही कवर कर रहे हैं। आई थिंक सारा टॉपिक कवर हो चुका है, और जो नहीं हुआ उसके लिए सॉरी, बिकॉज मुझे जितना समझ में आया कि ये टॉपिक्स कवर करना चाहिए तो मैंने करा है। डिमांड फॉर गुड इज इलास्टिक इफ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस काउजेज पीपल टू डिमांड अ लॉट मोर और अ लॉट लेस गुड। तो डिमांड फॉर गुड इलास्टिक में क्या होता है, चेंज इन प्राइस काउजेज पीपल टू डिमांड अ लॉट। जो चेंज इन प्राइसेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो पीपल्स है वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ज़्यादा या फिर कम। तो ज़्यादा या फिर कम उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ पहले से भी हम समझते आ रहे हैं कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो कमोडिटी क्या होगा, घट जाएगा, और जब प्राइस घटेगा तो जो कमोडिटी है वो बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है कि प्राइस क्या करता है, चेंज इन क्वान्टिटी। ओके, प्राइस के अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि हम कमोडिटी कम खरीदें या फिर ज़्यादा खरीदें। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है लग्जरी गुड्स, जो कि इलास्टिक होते हैं। लग्जरी गुड्स हमेशा इलास्टिक होते हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लग्जरी गुड्स क्या होता है, इलास्टिक होते हैं या फिर नॉन इलास्टिक होते हैं। आगे हमारा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्या है, डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक व्हेन अ चेंज इन प्राइस काउज अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज और नो चेंज इन डिमांड। जो डिमांड इन इलास्टिक होता है किसी भी गुड के लिए, तब क्या होता है, प्राइस की वजह से स्मॉलर या फिर नो चेंज होता है डिमांड में। प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, जो हमारा डिमांड है वो चेंज होगा, थोड़ा बहुत होगा या फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें आ जाता है एग्जांपल है पेट्रोल, साल्ट और वाटर। जैसे आ गए नेसेसरी गुड्स आर इन इलास्टिक। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं लाइक पेट्रोल हमारे नेसेसरी गुड्स है, साल्ट भी है, हर रोज़ का यूज़ का चीज़ है, वाटर भी हमारे हर रोज़ का यूज़ का है। तो क्या होगा, ये मतलब कि जैसे प्राइस इसका इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो प्राइस के इंक्रीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी जो वो है वो थोड़ी सी कम करेंगे। लाइक हमारा वाटर का 20 रुपये का वाटर था, ठीक है, 20 रुपये का वाटर था, हम बस ऐसे ही समझ रहे हैं। तो हमारा क्या था, इतना था, क्वांटिटी हम इतना कवर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसका 24, इसका रेस कितना हो गया, 24 हो गया, तो हम इसका थोड़ा सा कम किए, ज़्यादा नहीं, कितना है, एकदम थोड़ा सा, या फिर हम नहीं करेंगे, बस उतना ही रह जाएगा। तो बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इन इलास्टिक में या फिर नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, नेसेसरी गुड्स। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, बिकॉज अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी नहीं मिल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।